ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स. देखो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो बनाई थी. उसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे लीनियर इक्वेशंस जब पेयर में होती हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, अलजेब्रिकली कैसे सॉल्यूशन होता है और ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन होता है. क्लियर? ये वीडियो देखने से पहले एक बार एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो भी जरूर देखें. अब एक्सरसाइज 3.2 में क्या नया है, यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी. समझिए, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर ये बात करा टू वेरिएबल में, तो क्या होती है जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जनरल जो लीनियर इक्वेशन होती है बेटा, जनरल जो लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था क्या होती है. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पेयर है तो एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन भी मैं ले लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन हो गई जो किस में है, दो वेरिएबल में है. और इक्वेशंस भी कैसी हैं मेरे बच्चे, लीनियर है. कैसी हैं? लीनियर है. अब इनके कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है. क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक रिलेशनशिप होता है. अगर हम उस रिलेशनशिप को पहले समझ लेते हैं क्वेश्चंस को करने से पहले, तो हम उनके बारे में मेहनत करने से पहले ये बता देंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसका, क्लियर, और अलजेब्रिकली सॉल्यूशन क्या है उसका. क्लियर? तो ये दोनों बातें समझेंगे. अब इक्वेशन तो आपको पता ही है, दो टाइप की इक्वेशन होती है. अब जो इनके बीच में रिलेशन जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर इनका कोई बात नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, हम इसको ऐसे बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट. एक तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम, मतलब यहाँ इनकी बातें लिखेंगे. उसके बाद जो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी होगी, और उसके बाद इनका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा. उनके बाद जो इनका अलजेब्रिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा. क्लियर है? इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी और उसके बाद इनका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा. सुनिएगा, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है मेरे बच्चे, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिश्ता ये है कि x वाले जो दो कोफिशिएंट है a1 और a2, इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. मेरी बात ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ. अगर x का कोफिशिएंट है a1, निचली वाली लाइन के x का कोफिशिएंट क्या है, a2, इज नॉट इक्वल टू y का पहला कोफिशिएंट क्या है, b1, और y का दूसरा कोफिशिएंट क्या है, b2. इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो दोनों लाइंस एक दूसरे को जरूर काटेंगी. और लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. और अगर दो लाइन ग्राफ में एक दूसरे को काटती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काट सकती हैं, और वो पॉइंट उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा. तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा, यूनिक सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या मैं क्या कह दूं, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा. क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा. और क्या मैं कह दूं, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा. क्लियर है? इसके बाद देखिए अगला रिलेशनशिप क्या कहता है, सेकंड वाला. इफ a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2. अगर ये तीनों के तीनों कोफिशिएंट सेम रेशो में है, इनका रेशो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या कहूँगा, ये दोनों इंसिडेंट लाइंस हैं. कैसे लाइंस हैं ये? इंसिडेंट्स लाइंस है, या मैं कह दूँ ओवरलैपिंग लाइंस है.
कैसी लाइन्स हैं ये? ओवरलैपिंग लाइन्स है। कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ में आप इन दोनों लाइन्स को जब ड्रॉ करोगे ना, सपोज एक लाइन, एक इक्वेशन वाली लाइन ये होगी, तो दूसरी जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी वो बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर चलेगी, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर चलेगी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब देखिए ये यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, और दो लाइंस एक दूसरे को जितनी बार टच करेगी उतने ही उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ पर ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स टच कर रही है, तो सॉल्यूशन भी कैसे होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। बात क्लियर है? नाउ द थर्ड वन इज इफ a1 by a2 is equals to b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। पहले दोनों के कोफिशिएंट तो इक्वल हैं, लेकिन जो थर्ड वन है वो कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? इन दोनों के तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि जो दोनों लाइंस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी मेरे प्यारे बच्चों? पैरेलल लाइंस होंगी। मतलब अगर ये ग्राफ है, एक लाइन की ये है, तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलली जाएगी। क्लियर है? अगर पैरेलली जाएगी, कहीं टच ही नहीं करेगी, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। भाई कहीं टच ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन कैसा? बात क्लियर? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जाने से पहले आपको ये तीनों बातें बिल्कुल दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, और यही तीनों बातें हमारे क्वेश्चंस को करने में हमारी हेल्प करेंगी। क्लियर है मेरी बात? यही तीनों बातें हमारे क्वेश्चंस को करने में हमारी हेल्प करेगी। एक बार देख लीजिए इन तीनों बातों को। उसके बाद मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए 3.2 एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये सारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। चलिए, रब कर रहा हूँ मैं इस बात को। इसको वीडियो को पॉज करके तीनों बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 3.2 के दो क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली शो करना है, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। अब क्या करूँगा मैं कि देखो, हर क्वेश्चन का मिनिमम एक पार्ट में कराऊंगा, हर क्वेश्चन का मिनिमम एक पार्ट में कराऊंगा। बचे हुए पार्ट आप खुद ट्राई करोगे करने के। ठीक है, क्योंकि ये 10th क्लास है, ज़्यादा क्वेश्चंस में अगर सारे ही सॉल्यूशन मैं करा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? ठीक है, तो मिनिमम 1 पार्ट हम करेंगे, बाकी के पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, तो मैं अगर पहला पार्ट आपको समझाऊं, क्या लिखा हुआ है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who take part in the quiz. और ये सॉल्यूशन आपको कैसे दिखाना है? कैसे दिखाना है? ग्राफिकली शो करना है। कैसे दिखाना है? ग्राफिकली। मैं मान के चलता हूं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th, मैंने ले लिया कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं मेरे बच्चे? x है। मैंने अगेन ले लिया लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th, मैंने ले लिया नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर x मेरे पास लड़के हैं और y मेरे पास लड़कियां हैं, टोटल बच्चे कितने थे? 10 बच्चे थे। कितने थे? 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y कितना हो गया? 10। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद कहते हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ऑल्सो लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा हैं। इसका मतलब लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन हो गई, और इसने ये कहा है पेयर बनाइए लीनियर इक्वेशन का और फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और अब सॉल्यूशन जो है कैसे निकालना है मुझे? ग्राफिकली। आपको पता है कैसे सॉल्यूशन निकालना है? ग्राफिकली।
मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी समझाया है, लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब x और y के लिए सोल्व करनी है वैल्यूज़, और ऐसे सोल्व करनी है कि मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए ग्राफ पे। x0 पे y10 होगा और y0 पे x10 होगा, और दोनों 5 5 भी हो सकते हैं। चलिए इसके बाद लेट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। क्या आप x और y को इस प्रकार लोगे कि डिफरेंस 4 आए। अगर x मेरा 0 हो गया y 4 हो गया, और y अगर 0 हो गया x क्या हो गया मेरे बच्चे, -4 हो गया। कितना हो गया, -4 हो गया। और ऐसा भी हो सकता है, अगर एक और पॉइंट की मैं बात करूं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे 4 मुझे लेके आना है इसका माइनस, कि y अगर 5 है तो x 1 हो गया, तब भी ये 4 आ जाएगा। क्लियर। तो अब इन बातों को मुझे ग्राफिकली शो करना है। x एक वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो मुझे पूरा प्लेन ही ड्रॉ करना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, मैंने अब ये क्या ले लिया मेरे बच्चे, कोऑर्डिनेट। ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सारी बातें बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। 4 5 6 x प्लेन, x कोऑर्डिनेट x डैश, -1 -2 -3 -4 और -5, y नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, a1 2 3 4 5, y पॉजिटिव y नेगेटिव। अब ये मैंने बना लिया एक प्लेन। अगर मैं पहली लाइन को शो करूं, अच्छा 10 है भाई, y क्या है 10 है, और x भी क्या है 10 है, तो ये तो प्लेन छोटा हो गया, हमें थोड़ा सा बड़ा प्लेन लेना पड़ेगा। बड़ा प्लेन क्या, मैं इनके ये कोऑर्डिनेट ही थोड़े, चलिए रब करता हूँ एक बार, मैंने यहाँ पर दोबारा लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं, 10 तक लेके जाना है, थोड़ा सा हम गैप कम रखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 1 2, लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5, y नेगेटिव दैट इज -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर। अब पहला पॉइंट x0 y10, x0 y10 ये रहा ये पॉइंट, और x10 y0 ये रहा वो पॉइंट, और बीच में 5 5 पॉइंट है बिल्कुल, ये यहाँ मिड से होकर भी जाएंगे, तो मैं यहाँ इनको मिला देता हूँ, थोड़ा सा चला, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो इस पॉइंट से टच करती हुई जाएगी। क्लियर है, 10 10 पॉइंट से टच करती हुई जाएगी। आगे x0 y4, x0 पे y4 हो गया, और x -4 और y0 ये रहा वो पॉइंट, तो ये भी कुछ इसको ऐसे टच करती हुई जाएगी। क्लियर। और y5 x1, तो तकरीबन ये 5 के सामने ऐसे टच करती हुई जाएगी, y5 और x1। ठीक है, y5 x1 यहाँ से ये भी पॉइंट है, तो ये लगभग यहाँ कहीं जाके टच करेगी। ग्राफिकली अगर मैं ये बोर्ड पे बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन पता करना मुश्किल है, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जहाँ कट करेंगी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जहाँ कट करेंगी, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड। अब मैं अगर वैसे सॉल्यूशन की बात करूँ, ये काम आपको नहीं करना है, ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन बना दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ऐड किया 2y 14 आया और y कितना आ गया 7। तो ये आप देखिए, जहाँ ये कट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आपके ग्राफ में ये y 7 पे कट करेगा, 7 के सामने कट करेगा, और y 7 रखने से x क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 3 के सामने कट करेगा। समझ में आया। ये जहाँ कट करेगा ना आपको, वो x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 7 होगी, तो वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3,7 होगा। क्या होगा
3,7 होगा। और यहाँ से आप ये बता सकते हो कि अगर x3 है तो इस बात का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज़ भी 3 हैं, और y अगर 7 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी, 7 हो जाए। बात समझ में आ गई। ये काम आपको नहीं करना, ये सिर्फ मैंने वेरिफिकेशन के लिए किया था, इसको मैं रब भी कर रहा हूँ। आप जब ग्राफ बनाओगे इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर के ग्राफ जब बनाओगे तो वो ग्राफ एक दूसरे को 0.3,7 पे कट करेगा, और अगर 0.3,7 पे कट करेगा उसके बाद लिखोगे आप बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3,7। अगर 3,7 पे कट करेगा तो आप क्या लिखोगे, देन नंबर ऑफ बॉयज़ जो आपने x लिए थे दैट इज़ 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपने y लिए थे वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। दैट इज़ द क्वेश्चन। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका, ग्राफिकली आपको शो करना है ग्राफ पेपर पे। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप कि हमें कैसे बढ़ना है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। चलिए इसको रब कर देता हूँ मैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, चेक वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट पैरेलल कंसीडर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो हमें मिल गया। देखिए सॉल्यूशन जो सेकंड कहता है हमें, अगर मैं इसका एक ही पार्ट आपको कराऊंगा दैट इज सफिशिएंट। आप लिखोगे गिवन इक्वेशंस आर, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, गिवन इक्वेशंस आर 5x minus 4y plus 8 is equals to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। ये आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, आप क्या लिखोगे इनको, कंपेयरिंग, ये कंपेयरिंग बाद में करो, पहले लिखिए जो जनरल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो जनरल लीनियर इक्वेशंस होती है इन टू वेरिएबल में वो क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये होती है। क्लियर? इन दोनों को मैं अगर पेयर की बात करूं मैं 1 मान लेता हूं, और इन दोनों को अगर मैं पेयर की बात करूं तो 2 मान लेता हूं। मैंने लिखा कंपेयरिंग पेयर 1 विद 2। 1 को 2 से जब मैंने कंपेयर किया तो ये इक्वेशन इससे कंपेयर हो गई, तो x का कोफिशिएंट a1 था, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, 5, दैट इज a1 इज इक्वल्स टू 5, और b1 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और c1 कितना आ जाएगा, 8। इसी तरह a2 7, b2 6 और c2 मेरे प्यारे बच्चों -9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इन तीनों का रेशो लोगे, क्या आएगा आपके पास, जब आप इन तीनों का रेशो लोगे तो क्या कुछ मिल रहा है आपको, देखते हैं। a1 बाय a2 कोमा b1 बाय b2 कोमा ले लीजिए, और कोमा c1 बाय c2। लेट आप इनको इस तरह से रेशो में लोगे, दैट इज़ 5:7 -4/6 और 8/9। इनको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/7 -2/3, 2 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और ये 8/9। क्या ये कुछ कट रहा है, क्या रेशो इक्वल आया, नहीं आया। दैट इज़ a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, और ये इक्वल भी नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइन्स क्या करेंगी, इंटरसेक्ट ईच अदर एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल उसी टेबल का रेफरेंस दे करके a1 a2 और ये a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 के बीच में जो भी
जो भी रिलेशनशिप होगा उसी के हिसाब से आप इनको नाम दे दोगे। और ये तीनों के बीच में क्या रिश्ता है कि ये तीनों इक्वल्स नहीं मिले, ये तीनों इक्वल नहीं मिले। अगर इक्वल नहीं मिले तो मैं क्या कह दूंगा, लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ईच अदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या हमें सॉल्यूशन निकालना भी है, क्या सॉल्यूशन भी निकालना है या यहीं छोड़ देना है? सॉल्यूशन नहीं निकालना, बस ये बताना ये इंटरसेक्टिंग करती है या क्या करती है। ठीक है, चलिए अब दो वर्ड और आपको यहाँ अगले, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इजी एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं दबाव भी कम डाल रहा हूँ आपके ऊपर। दो बातें और आपको नई जानने को मिलती हैं यहाँ पर। अगली वो दो बातें अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि क्या चीज़ें हैं। पहला वर्ड आपके सामने अब नया आएगा, वो है कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा वर्ड होगा इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हम किनको कहते हैं? अभी आपने देखा कि अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमारे पास 3 रिजल्ट निकल के आते हैं। या तो किसी इक्वेशन का, किसी दो इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो किनको हम कंसिस्टेंट कहेंगे? हम कंसिस्टेंट उनको कहेंगे, उन इक्वेशंस को कहेंगे जिनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। या कंसिस्टेंट उनको भी कहेंगे जिनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब क्या है कि जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। लेकिन जिन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा वो क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों? इनकंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होगी। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? वैसे तो इनफाइनाइटली मैनी वाली पे कंडीशन होती है कि डिपेंडिंग उनकी इक्वेशंस का नेचर क्या होता है, लेकिन इतना नहीं है। आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए, जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, चाहे एक हो, इनफाइनाइटली मैनी हो, वो कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। और जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा वो कैसी होंगी मेरे प्यारे बच्चों? इनकंसिस्टेंट होगी। कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। चलिए इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी है। चलिए सॉल्यूशन 3, आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है। द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या दे रखे इक्वेशंस आपको? इक्वेशंस आपके सामने क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशो चेक वेदर आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन है 3x + 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 7। आपके सामने ये दो इक्वेशन है। मैं क्या करता हूँ, लेट 3x + 2y = 5। आपको पता है कांस्टेंट लेफ्ट साइड में आता है जनरल इक्वेशन में, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको इस तरह से, और = 0, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी इक्वेशन उठाइए 2x - 3y = 7 और इसको मैं कैसे लिख दूंगा 2x - 3y - 7 = 0 से इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद लिखोगे वी नो जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसको आप 3 का नाम दे दीजिए, इसको 4 का। आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 को बाय 3 से एंड इक्वेशन 2 को बाय 4 से आपको क्या मिलता है? आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, आप इक्वेशन नंबर 3 को 1 से जब कंपेयर करोगे तो वो a1x है, ये 3x है, दैट इज a1 आपके सामने कितना आ गया 3, b1 कितना आ गया 2 और c1 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5 आ गया। सिमिलरली a2 कितना आ गया, यहाँ पर 2 है,
B2 कितना आ गया यहाँ पर -3 एंड C2 कितना आ गया आप पर -7। आपने यहाँ क्या देखा कि A1/A2 ये सारे प्राइम नंबर और नहीं कटेंगे। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या लिखोगे? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कैसा होगा फिर ये? कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? कंसिस्टेंट होगा। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। क्लियर? आप पहले इक्वेशंस को लोगे, कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशंस के साथ, A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू निकालोगे, उनके बीच का रिलेशनशिप बताओगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल, और उसके बाद आप ये शो कर दोगे दैट इज सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलिए बाकी के पार्ट आप खुद कर सकते हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? ठीक है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कहता है अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कीजिए ग्राफिकली। चलिए जहाँ जहाँ चेंजेस है वहाँ चेंज कर देते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन क्या दे रखी है? x + y = 5। इनको रब कर देते हैं। क्या है भाई? x + y = 5 एंड द नेक्स्ट वन इज 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। लेट x + y = 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x + y - 5 = 0। से इक्वेशन नंबर 1 लेट 2x + 2y = 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x + 2y - 10 = 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। एंड आफ्टर कंपेयरिंग व्हाट वी हैव गेट? आफ्टर कंपेयरिंग हमें ये मिलता मेरे प्यारे बच्चों, x के साथ कुछ नहीं है मतलब A1 1 हो गया, y के साथ कुछ नहीं है मतलब B1 1 हो गया, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई? -5 आ गई। x के साथ 2 है मेरे प्यारे बच्चों, A2 हो गया, y के साथ 2 है, ये भी 2 हो गया, और ये कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? -10 आ गया। जब मैंने इनको कंपेयर किया दैट इज़ A1/A2 B1/B2 = C1/C2। क्या बन गया? ये 1/2 इक्वल हो गया, 1/2 इक्वल हो गया -5/-10। ये भी अल्टीमेटली क्या है? 1/2। आपने ये देखा कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। कब होता है ऐसा? तब होता है ये तीनों के तीनों A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल तब होते हैं जब लाइंस कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? लाइंस आर इंसिडेंट। कैसी होती हैं? इंसिडेंट एंड हैविंग मैनी सॉल्यूशन। कैसे होती है? मैनी सॉल्यूशन। भाई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चलती रहती है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये तीनों के तीनों A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर तीनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब लाइंस हो गई कंसिस्टेंट। लाइंस थी इंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रही थी, तो इक्वेशंस कैसी हो गई हैं आपकी? कंसिस्टेंट हो गई। ऐसे ही आप फोर्थ क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हो। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन के आप बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। अब मैं शुरू करवा रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन 5 करते हैं। क्या कहता है ये? हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करा मेरे प्यारे बच्चों। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहाँ लेंथ L हो गई, ब्रेथ B हो गई। अब ये कहता है हुज लेंथ इज मोर। मैं पहले मान लेता हूँ लेट जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हो गई है? वो L मीटर हो गई है। कितनी हो गई है? L मीटर हो गई है। और जो ब्रेथ है ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, b मीटर हो गई है। कितनी हो गई है, b मीटर हो गई है। उसके बाद ये कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। लेंथ क्या है, 4 मोर देन विड्थ है। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई लेंथ क्या है, ब्रेथ से 4 ज्यादा, दैट इज l माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 से इक्वेशन नंबर 1 बोलो। इसने यही बोला है ना, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, तो इसका मतलब दोनों का अंतर कितना है, 4 है। और आगे कहता है हाफ ऑफ द पैरामीटर इज 36। आल्सो पैरामीटर कंप्लीट कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका कितना है, आधा। और ये किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, 36 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 36 के। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, और l प्लस बी इज इक्वल्स टू 36 से इक्वेशन नंबर 2। ये कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये कहता है अब गार्डन की डायमेंशन निकालिए। अब चूंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर रहे हैं, ग्राफिकली ही हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो सारे के सारे ग्राफिकली ही निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, लेट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, l माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। बॉक्स बनाओगे, x और y एक्सिस की बात करोगे ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ l और b की बात कर रहा हूँ, l और b। l अगर 0 हो गया तो b कितना हो गया, -4। b अगर 0 हो गया तो l कितना हो गया, 4। दो ही पॉइंट रखेंगे। लेट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, l प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। तो l और b अगर 36 है मेरे प्यारे बच्चों, l और b, तो l0 b 36 और b0 l 36। तो 4 का अगर हम गैप डाल लें, एक अगर मैं एक्सिस ले लूँ तो 4, 8, 16, 20, 24 बहुत लंबा जाएगा, 28, 32, 36। ये क्या हो गया आपका, l हो गया। क्या हो गया, l हो गया। और अगर मैं b की बात करूँ, दैट इज़ -l, और बेटा क्या हो जाएगा, ये -b। कुल मिला के मैंने l को रिप्लेस कर दिया x के साथ और b को रिप्लेस कर दिया y के साथ, दैट इज़ -4, -8। 4, 4 का गैप क्यों, सारे मल्टीपल 4 के ही हैं। ऐसे ही सिमिलरली 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, और उसके बाद एक और आ जाएगा, दैट इज़ 36b। तो 36, 36, 0, 36, 36, 0 और 0, 36, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। क्लियर, एक तो लाइन ये हो गई, दैट इज़ l प्लस बी इज इक्वल टू 36, और दूसरी लाइन क्या हो गई, -4, 4, 0, -4, -4, -8, 0, -4 इज हियर, एंड अगला क्या होगा, 4,0, दैट इज 4,0 इज दिस पॉइंट। इसका मतलब एक लाइन यहाँ से जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये इक्वेशन कौन सी है, l माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। तो मैं यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूँ जो आपको नोटबुक में नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे प्रॉपर ग्राफ पे बना दिया है तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, l माइनस बी 4, l प्लस बी 36, तो l 20 आ गया। तो इसका मतलब ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना, ये 20 के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर l 20 है और b कितना आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, देखिए लगभग आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये वो पॉइंट हो जाएगा 20,16। कितना हो जाएगा ये पॉइंट, 20,16। अगर 20,16 आप क्या लिखोगे, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 20,16, देन जो लेंथ हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों वो 20 मीटर हो जाएगी, और जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 मीटर होगी। ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा। जब आप इसको ग्राफिकली शो करोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, लाइक दिस। क्लियर है, दिस इज द एंटायर क्वेश्चन। गेटिंग माई पॉइंट।
आप एक रेक्टेंगुलर फील्ड लोगे जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। लेंथ मान लिया L, ब्रेथ मान लिया B। उसने कहा लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, मैंने लिखा L माइनस B 4। उसने कहा पैरामीटर का आधा 36 है, तो L प्लस B 36 आ गया। कोऑर्डिनेट्स निकाले, ग्राफिकली शो कर दिया, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज़ आवर सोल्यूशन। गेटिंग? दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गिवन द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन 6 में हम आ गए हैं। अब द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, क्या लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है? 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। आपको एक अनदर लीनियर इक्वेशन निकालनी है 2 वेरिएबल में, जिसमें पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हों, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हो, दूसरा पैरेलल लाइंस होती हों, एंड तीसरा कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट। थोड़ा सा एक बार रिकॉल करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? व्हेन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल हो c1 बाई c2 के। कोइंसिडेंट लाइन कब होती है? व्हेन a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो इसका एग्जाम्पल लेना है, इसका लेना है और इसका लेना है। आपके सामने ये है, आपके सामने ये है, a1 ये रहा, b1 ये रहा और c1 ये रहा। आप लिखोगे a1 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू -8। तो आपको a2 और b2 इस तरह से लेने कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया 5x प्लस 7y। आप लिखिए 2 बाई 5 3 बाई 7 इक्वल ही नहीं बनेंगे, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक तो इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। और एक और मैं बता दूं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन इन दिस टाइप। क्लियर? इस टाइप की बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। देखो क्या था, लीनियर इक्वेशन ये दे रखी थी, यहाँ से हमने कंपेयर करके पता किया कि a1 2 है, b1 3 है और c1 कितना है? -8 है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी व्हेन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ऐसा हमें कोई एग्जांपल लेना था, मैंने फटाफट एग्जांपल ले लिया, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। अब ऐसा लेना है कि a1 बाई a2 का रेशो और b1 बाई b2 का रेशो क्लियर हो। कैसे बनाओगे? सपोज ये 2 है मेरे प्यारे बच्चों, 2 का मैंने डबल ले लिया, 2 का मैंने डबल ले लिया दैट इज 4x। तो मुझे 3 का भी डबल लेना पड़ेगा 6y, और 8 को चाहे लो या ना लो, कोई और ले लो। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्योंकि a1 बाई a2 करोगे 2 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2, b1 बाई b2 करोगे 3 बाई 6 दैट इज 1 बाई 2, दोनों इक्वल हो जाएंगे और नॉट इक्वल टू -8 बाई 7। तो ये इसके लिए एग्जाम्पल हो गया। अब तीनों इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप सभी का 3 टाइम्स ले रहे हो या 2 टाइम्स ले रहे हो या 7 टाइम्स ले रहे हो, कितने भी टाइम्स लो तो सबका लेना पड़ेगा। 2 है तो मैंने सपोज 3 टाइम्स ले लिया, तो 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y और 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने ये 3 रैंडम इक्वेशंस ले ली जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। आप करके देख लीजिए। सपोज कोइंसिडेंट लाइन है, तीनों रेशो इक्वल होने चाहिए थे। 2 बाई 6 1 बाई 3, 3 बाई 9 1 बाई 3, -8 बाई -24 दैट इज पॉजिटिव 1 बाई 3। तो ये भी क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाइड। हो सकता है आपके मैथ्स में क्वेश्चन अलग, जो इक्वेशंस है अलग दे रखी हैं, तो वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है। क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप ये अपनी नॉलेज के आधार पर इक्वेशंस को लिखोगे, ठीक है? आपकी जितनी नॉलेज होगी इन चीज़ों की, उतनी ही आप इनको बेहतर तरीके से लिख सकते हो। अब ये जो 7th क्वेश्चन है, ये टोटली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। कोशिश करते हैं करने की, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट पॉइंट तो मैं बोर्ड पे लोकेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक वाइट बोर्ड है, ना कि ग्राफिकल बोर्ड है।
ठीक है, अगर ग्राफिकल बोर्ड होता तो मैं कहता, बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है, वो मैं कर देता हूँ। द गिवन इक्वेशंस आर, ये कहता है कि जो ये इक्वेशंस है ना, इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली कीजिए और एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखिए। कोशिश करते क्लियर करने की। ये कहता है कि कोऑर्डिनेट आएंगे और एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन से एक ट्रायंगुलर रीजन बनाएंगी और उनके क्या लिखिएगा आप, कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा। तो आपको पता है जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, a1 x है, b1 y है, प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2 x है, b2 y है, प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर 1 है, ये पेयर 2 है। वैसे तो हमें कंपेयर करने की तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है ना, तो कंपेयर करने से ये पता लग जाएगा इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कर लेते हैं कंपेयर करने के बाद, a1 बाई a2 दैट इज़ 1/3, क्लियर। b1 बाई b2 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -1/2, और c1 बाई c2 दैट इज़ 1/-12। तो आपने यहाँ देखा कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशंस का क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम ग्राफिकली काम करते हैं। इक्वेशन को लो, लेट x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने ले लिया यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। बॉक्स बनाओगे, x0 y1 y0 x माइनस 1, ठीक है, y0 x माइनस 1 और x1 पे y2। और दूसरी इक्वेशन आप लोगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर एक इक्वेशन निकालोगे, सपोज मैं 3x की वैल्यू निकालूँ तो 12 माइनस 2y आएगा और x क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2y बाई 3। तो यहाँ y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू सर्च करनी है, x और y। अगर मैंने y0 ले लिया तो 12/3 yx4 आ गया, क्लियर। और अगर मैंने x0 ले लिया तो 12 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 2 6 12, y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने y3 ले लिया, y मैंने 3 ले लिया तो 3 2 6, 12 माइनस 6 इज 6, 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y3 लेने से 3 2 6, ऊपर 6 बचेगा, 6/3 इज 2। मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं इनको प्लेन पे बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया आपके सामने, कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे। x की मैक्सिमम वैल्यू 4, तो मैं 5 तक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, x पॉजिटिव। x की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -1, दैट इज़ -1 -2 तक ले लेता हूँ, x नेगेटिव। y की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम 6 है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, y पॉजिटिव। और y की नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, y नहीं। अब पहला पॉइंट x0 y1 ये रहा, x0 y1, x माइनस 1 y0 ये रहा, और x1 y2, x1 और y2 ये रहा वो पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट से होकर के एक लाइन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों पॉइंट से होकर के एक लाइन जाएगी, ठीक है। मैंने ये लाइन दिखा दी, आप कोशिश करना ग्राफ में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाए। अब 4 0 x4 y0 ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। y6 x0 ये रहा वो पॉइंट। इन दोनों को मैच करना है। पीछे से ही लाइन आ रही है और ये कहीं कट करेगी और ये पॉइंट हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और x2 y3, x2 और y3 लगभग यहीं बिल्कुल सेम, ये पॉइंट कट करेगी। अब उसने कहा कि एक रीजन बाउंड हो रहा है, ये x2 y3 ये रहा वो पॉइंट 2 और 3। तो इसने कहा x एक्सिस के साथ और इन दोनों लाइंस के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रही है। मैंने से इस ट्रायंगल को A, B
और सी का नाम दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो ए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2,3, बी कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चों -1,0 और सी कोऑर्डिनेट मेरे प्यारे बच्चों क्या आएंगे 4,0। तो ये हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए उस ट्रायंगल के जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, दैट इज -1,0, 4,0 एंड 2,0 are the respective coordinates formed by respective coordinates of triangle formed by two equation of lines and x-axis कि x एक्सिस और उन दोनों इक्वेशन के साथ जो मिलाकर एक ट्रायंगल बनती है, ये तीनों क्या हो जाएंगे उस ट्रायंगल के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। देखो समझो 7th क्वेश्चन दोबारा से। इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, जनरल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये होती हैं। कंपेयर किया, पता चला कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। पहली इक्वेशन ली, कोऑर्डिनेट्स निकाले, दूसरी इक्वेशन ली, कोऑर्डिनेट्स निकाले। इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे शो किया। ग्राफ पे शो करने से इस तरह की कोई फिगर बनी और ये देखा कि एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन मिलकर एक ये ट्रायंगल बना रही है और मैंने ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए, ये ए बी सी। ए है 2, 3, बी है -1,0 और सी क्या आ जाएगा 4,0 आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू इक्वेशंस एंड एक्स एक्सिस। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। जो क्वेश्चंस या जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि आप उन क्वेश्चंस को खुद कर सकते हो। ठीक है मेरी बात। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।